साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक अहम जानकारी दे दूं कि कल है साथियों 7 दिसंबर और कल जो है आपके जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट लगने जा रहा है, जो कि साथियों चौथा टेस्ट होगा। इसलिए आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, काफी फायदा होने वाला है। टेस्ट कैसे दिया जाता है इसके बारे में मैंने ग्रुप में साथियों सारी चीजें डाल दी हैं। एप्लीकेशन पे जाएंगे, कंटेंट में जाइएगा और फिर वहां पर 2 ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर लिखा रहता है, वहां पर जाइएगा, क्वेश्चन पेपर खोलिएगा और 4th आपको साथियों मिल जाएगा। समझ में बातें आ गई आप लोगों को जी? चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये एक अहम क्लास। और ये भी साथियों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 31 दिसंबर 2012-21 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पेपर 1 में। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब गद्यांश है और सबसे आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना। तो पहले चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से आशय है। खंडहर का मतलब इससे आशय क्या है? इतिहास है या फिर वर्तमान है, अस्तित्व है, भविष्य है। तो देखते हैं क्या है। मैं अक्सर सोचता हूं कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनके अपने कोई खंडहर नहीं। अब देखिए, वो शहर कितने दुर्भाग्य जिसके अपने कोई खंडहर नहीं, मतलब जिसका कोई अपना इतिहास नहीं। तो खंडहर शब्द से क्या साथियों माना होगा कि जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से क्या आशय है? तो इतिहास। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूं। दूसरे घरों से लेखक का आशय है मित्रों के घर, ऐतिहासिक इमारतें और अस्थायी निवास, शहर की सड़कें। शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूं, देखिए पैराग्राफ में भी आपको मिलेगा। उनमें रहना, जी जिनके खंडहर नहीं, उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है। मतलब जो अपना इतिहास खो चुका है, जिसका कोई अतीत नहीं, मतलब जिसका कोई अपना इतिहास नहीं। अगर मुझे कोई नर्क की परिभाषा पूछे, मतलब नर्क माने जहन्नम, नर्क की परिभाषा पूछे तो वो है हमेशा वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहना का मतलब है कि नर्क कहेंगे कि वो शख्स जो अब जी रहा है वो सोचेगा कि हमेशा जीना ही जीना है, हमारी जो लाइफ है यही लाइफ है। तो ये नर्क की परिभाषा है जी। अगर हम मुझसे कोई नर्क की परिभाषा पूछे तो वो है हमेशा वर्तमान में रहना। एक अंतहीन रोशनी जहां कोई छाया नहीं, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। जब वर्तमान का बोझ जी असम्य हो मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूं। तो मतलब शहर के दूसरे घरों में जाने से यहां पर आशय क्या है कि शहर के साथियों ऐतिहासिक इमारतों में चला जाता हूं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 92 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 में। लेखक के अनुसार कौन सा शहर दुर्भाग्य है? जिनका अपना कोई नाम नहीं, जहां लोग नहीं रहते, जिनका अपना कोई स्मृतियां नहीं, जिनका वर्तमान पर कोई संकट हो। जी 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार कौन सा शहर दुर्भाग्य है। देखते हैं कौन सा शहर दुर्भाग्य है। यहां पे पूछा गया ना, मैं अक्सर सोचता हूं कि वे शहर कितने दुर्भाग्य जिनका अपना कोई खंडहर नहीं, मतलब जिनका कोई अपना इतिहास नहीं, जिनका अपना कोई इतिहास नहीं, यही है ना। तो अब आपको हो गया कि लेखक के अनुसार कौन सा शहर दुर्भाग्य है कि जिनकी को अपनी कोई स्मृतियां नहीं। स्मृतियां का मतलब हो जाएगा जिसकी कोई अपनी यादें नहीं, यानी जिनका कोई अपना इतिहास नहीं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार
नर्क की परिभाषा क्या है? सदैव सोपन देखना, मतलब हमेशा सपना देखना, सदैव वर्तमान में रहना, सदैव अपने घर में रहना, सदैव आंखें खोले रहना। तो देखिए नर्क की परिभाषा लेखक ने दी है, यहां पर आप देखिएगा तो आपको अभी मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं। अगर मुझसे कोई नर्क की परिभाषा पूछे तो वो है हमेशा वर्तमान में रहना। क्या है नर्क की परिभाषा? कि हमेशा वर्तमान में ही रहना। नहीं तो अब आपको इसका आंसर हो गया कि लेखक के अनुसार नर्क की परिभाषा क्या है? तो सदैव सोपन देखना गलत, सदैव वर्तमान में रहना यानी हमेशा वर्तमान में रहना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वर्तमान में रहने से क्या आशय है? अपने पूर्वजों को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना, ऐतिहासिकता का अनुभव न करना, दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा न करना। वर्तमान में रहने का क्या आशय? कोई आदमी वर्तमान में रहता है, वो ये करता है साथियों कि अब वो सोचता है कि मुझे मौत नहीं आएगी, मैं अभी जो मेरी लाइफ है वही है, यानी ऐतिहासिकता का अनुभव न करना। मतलब साथियों कि ये चीजें जो खत्म हो रही है उसका वो अनुभव नहीं कर रहा, यही होता वर्तमान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? देर रात तक विश्राम करना, देर तक व्यायाम करना, रात में भी जगना, रात में गहरी नींद सोना। पैराग्राफ जहां से छोड़े हैं उससे आगे पढ़ेंगे। जहां अब कोई लोग नहीं रहते, जहां अंधेरे होते ही चमगादड़ आते हैं, यहां हमारे शहर में खंडहर है, शहर की स्मृतियां और सौपन। एक ऐसा भी युग था जब न शहर थे न खंडहर, आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था। यहां यूं कहें कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है वाक्य के माध्यम से क्या संकेत है? कि रात में भी जागना। क्या? रात में भी जागना। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द चुनिए। जहां होते ही चमगादड़ आते हैं, तो क्या होते ही? प्रकाश, एकांत, अंधकार और शांति। तो यहां पे देखिए चमगादड़ की जिक्र आया है कि यहां पे देखिए आपको, जहां अंधेरे होते ही चमगादड़ आते हैं, अंधेरे होते ही चमगादड़ आते हैं, है ना लिखा हुआ? जहां अंधेरे होते ही चमगादड़ आते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जहां साथियों अंधकार होते ही चमगादड़। अंधकार अंधेरा एक ही चीज है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है? भयानक, भुजंग, भयंकर और भावुक। देखिए भयानक जो है ये साथियों आपका पुल्लिंग है, और भयंकर जो है ये भी आपका पुल्लिंग है, और भावुक जो है ये भी आपका पुल्लिंग है। लेकिन भुजंग जिसका अर्थ होता है सांप, ये साथियों आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे शहर कितने डॉट डॉट हैं? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। तो 99 का जो है वो शहर कितने साथियों क्या है? जे दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो है आपका राइट हो जाएगा। जी यहां पर आप देख सकते हैं, मैं सोचता हूं कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं, लेकिन यहां पे दुर्भाग्य होना चाहिए, ए होगा इसका। 91 का जो है वो ए होगा आपका राइट। जी 99 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ए सही करेंगे। वैरिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चयन कीजिए, तो आपका क्या होगा? इसका जो है वो ए हो जाएगा। वे शहर कितने दुर्भाग्य है, यानी मतलब कि ए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका ए होगा साथियों राइट। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलें। बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 99 का जो है आपका ए सही करेंगे, 99 का ए होगा आपका। जी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह पद्यांश है। ऐसा करते हैं कि यह कबीरदास का कविता है साथियों, इसको पहले हम लोग पढ़ लें। मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मौको
कहां ढूंढ, मतलब मुझको तुम कहां ढूंढ रहे हो बंदे। ये मतलब ईश्वर यानी अल्लाह यानी खुदा कह रहा है कि मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मतलब तुम मुझको कहां ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मतलब मैं तो तेरे पास में हूं। नौ में देवल, नौ में मस्जिद। देवल का मतलब होता है कि देवता की जगह। नौ में मंदिर में हूं, नौ में मस्जिद में हूं, नौ काबे कैलाश में, नौ खाना काबा में, और न कैलाश जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी पर्वत है वहां। नौ में देवल, नौ में मस्जिद, नौ काबे कैलाश में। न तो कौनो क्रिया कर्म में, न ही जोग बैराग में। न मतलब मैं कोई क्रिया कर्म में रहा हूं, न मैं कोई साथियों नाच गाने में हूं, ठीक है ना। खोजी होए तो तुरते मिलहो, मतलब अगर तुम मुझको खोजोगे तो मैं तुरंत मिलूंगा। पल भर की तलाश में, बस तुमको मुझे खोजना है, मुझे याद करने की जरूरत है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। मतलब कबीर ने कहा कि सुनो भाई साधु, यानी ईश्वर जो है वो हर एक सांस में है, सब सांसों की सांस में। अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैं तो तेरे पास में, रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। मैं किसके लिए, मनुष्य के लिए, कवि स्वयं के लिए, धर्मस्थल के लिए, ईश्वर के लिए। तो ये तो साथियों मैं जो है यहां ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वो निवास करता है। जी कहां, प्रत्येक प्राणी में, जी कर्म कांड में, तीर्थ स्थलों में, योग वैराग्य में। तो देखिए यहां इन्होंने कहा कि नौ में देवल, नौ में मस्जिद, नौ काबे कैलाश में, नौ तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। खोजी है तो तुरंत मिलहो, पल भर की तलाश में। मतलब काहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। मतलब ये कह रहा है कि ईश्वर जो है कोई धार्मिक स्थल पे नहीं है वो, बल्कि प्रत्येक प्राणी में है वो। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 101 का। एक बार वीडियो को जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है। प्रत्येक विद्वान को, सज्जन लोगों को, समर्पित भक्त को, मोह माया त्यागने वालों को। जी 102 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों कवि के अनुसार जो है ईश्वर जो है तुरंत समर्पित भक्त को मिलते हैं, मतलब जो उनको खोजना चाहते हैं ईमानदारी से। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ढूंढे शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा और विशेषण। तो ढूंढना जो है ये साथियों क्रिया है, इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104 में, सब सांसों की सांस में आशय है। ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब ईश्वर बहुत बड़ा है, सबके इसमें रहता है, सबके सांस लेते रहना चाहिए। ईश्वर श्वास में निवास करता है, ईश्वर तीर्थाटन से मिलता है। तो साथियों इसका मतलब हुआ कि सब सांसों की सांस में ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105 में, कौनों का अर्थ है। यहां पर आया है ना कि मौको कहां ढूंढे रे बंदे, ना में देवल, ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो ये मौकों का अर्थ क्या होगा, यही आपको पूछा जा रहा है कि कौनों का अर्थ है किसी भी। एक और जगह आया है कौनों, कौनों कहां पर आया देखता हूं जी। कौनों जो है कहां पर है देखिए आप, जीवन सेकंड रुकेंगे, कौनों देखता हूं, ये है ना जी। मैं तेरे पास में, नौ में देवल, नौ में मस्जिद, नौ काबे कैलाश में, नौ तो कौनो क्रियाक्रम में, नौ तो कौनो क्रियाक्रम में, है ना, नौ ही जागे जोग बैराग में। तो अब यहां पर कौनों का अर्थ क्या होगा, कौनों का अर्थ क्या है, किसी भी, कोई भी, कभी भी और कहीं भी। तो कौनों का अर्थ होता है कि साथियों क्या होगा इसका, कि किसी भी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 में है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है
यह विचार किसने प्रतिपादित किया था? सार्वभौमिक। जी, मतलब ये किसने कहा था कि मानव के मस्तिष्क में एक सार्वभौमिक व्याकरण की संरचना होती है? बहुत सिंपल सी बात है, ये किसने कहा था? बीएफ स्किनर ने, वाटसन ने, लेवाइगोत्स्की ने, नोम चॉम्स्की ने। देखिए, नोम चॉम्स्की साहब ने कहा था कि मनुष्य के दिमाग में एक लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको साथियों ये हर एक मनुष्य के अंदर होता है, और सबके अंदर जो सीखने की क्षमता होती है वो होती है जन्मजात होती है, जो कि साथियों सार्वभौमिक व्याकरण नियम का एक समूह इन्होंने ही कहा था। किसने कहा था? नोम चॉम्स्की साहब ने कहा था। इसीलिए 106 का जो है वो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाए? डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार और भी आया है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। विकास का निकटस्थ क्षेत्र, देखिए आपने साथियों वायुगोत्स्की के बारे में सुना होगा। वायुगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, ठीक है ना। अब ये विकास का निकटस्थ क्षेत्र क्या होता है? एक बच्चा बगैर किसी के सहायता से जो सीखता है और एक बच्चा जो किसी के सहायता से सीखता है, इस दोनों के अंतर को साथियों क्या बोलते हैं? निकटस्थ क्षेत्र। क्या बोलते हैं? निकटस्थ क्षेत्र। मैंने इससे पहले भी इसका आपको फॉर्मूला बताया था। मस्तिष्क का वो भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, गलत हो जाएगा चूंकि यहां अंतर पे बात होगी। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे के सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर, मतलब एक काम जो आप जी अपने आप करते हैं, दूसरा काम जो दूसरे से सहायता लेकर करते हैं, इस दोनों के जो बीच का अंतर होता है, इसी को निकटस्थ कहते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और ये लेवाइगोत्स्की साहब ने दिया था, इसीलिए आपका ऑप्शन बी होगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डॉट डॉट का एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, मौखिक भाषा मतलब जबानी। अब जबानी मौखिक भाषा में क्या क्या आएगा? तो मौखिक भाषा में आपका आएगा सुनना। क्या आएगा? सुनना आएगा। और क्या आएगा साथियों? बोलना आएगा। नहीं तो अब कहा जा रहा है कि बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डॉट डॉट का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रक्रिया, लेखन, उपागम। भाई मौखिक में लेखन तो आएगा नहीं, ये आपका कट जाएगा। गहन पठन, मौखिक में पठन आएगा? नहीं आएगा, ये कट जाएगा। उत्पाद, लेखन, उपागम, ये साथियों लेखन फिर आ गया, ये आपका कट जाएगा। बल्कि ये होगा प्रारंभिक साक्षरता, चूंकि सुनना और बोलना आ गया। नहीं तो ये आपका स्टार्टिंग। कोई भी बच्चा जो भाषा के 4 कौशल होते हैं LSRW, तो पहले जो साथियों स्टार्टिंग में क्या करता है? वो सुनना और बोलना से ही उसका स्टार्ट होता है, ये चारों कौशल, ठीक है ना। तो इसीलिए ये होगा प्रारंभिक साक्षरता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, बातें न कीजिए, एक बिल्कुल ध्यान से चीजों को सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? शब्द संपदा का मतलब यह होता है कि जो शब्द भंडार होता है, जो डिक्शनरी पावर होता है, उसके निर्माण की रणनीति नहीं है। संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना। देखिए गोया के 3 ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन जो है आपका गलत होगा। जब आपको निगेटिव पूछता है तो उसमें 3 ऑप्शन आपका होता है सही और एक ऑप्शन होता है गलत। तो संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, कोई भी शब्द है उसको आप किसी संदर्भ में, सियाक में अगर बताते हैं तो ये तो शब्द संपदा का निर्माण होता ही है वहां, ये तो बिल्कुल सही है। वर्णों में रूपरेखा बनाना, साथियों जो शब्द है, जो वर्ण है, उसका रूपरेखा आपको बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। और शब्दों के भागों का विश्लेषण करना, जो शब्द है उसका अलग अलग खंड करना, यह भी साथियों आपके शब्द संपदा का निर्माण करता है, उसकी रणनीति है। लेकिन संबद्धता स्थापित करना, यह आपके शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है यह आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन डॉट डॉट है एक उत्पादक कौशल, विशिष्ट, विधा तक सीमित और एक ग्रहणशील कौशल और एक रेखीय प्रक्रिया। देखिए
सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। मैंने आपको बताया था कि जो भाषा कौशल होता है, क्या होता है, जो भाषा कौशल होता है, इसके टोटल कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला आपका होता है सुनना, क्या होता है, सुनना। दूसरा आपका होगा बोलना, क्या होगा, बोलना। और तीसरा आपका होगा पढ़ना, क्या होगा, पढ़ना। और साथियों चौथा आपका क्या होता है, लिखना। भाषा कौशल के ये 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए एक बात ये याद रखिए कि हम अपने बात को दूसरों तक अगर पहुंचाएंगे, अपनी बात को दूसरों तक व्यक्त करेंगे, तो वो साथियों या तो बोलकर या तो लिखकर। तो बोलना और लिखना जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रचनात्मक कौशल। क्या बोलते हैं, रचनात्मक कौशल, या फिर इसी को बोला जाता है अभिव्यक्तिकात्मक कौशल, ठीक है ना, या फिर इसी को बोलते हैं अभिव्यंजनात्मक कौशल। क्या बोलते हैं, अभिव्यंजनात्मक कौशल। और पढ़ना और सुनना जो है, हम दूसरों के ख्यालात और जज्बात को समझते हैं, तो इसको बोला जाता है ग्रहणात्मक कौशल। क्या बोलते हैं, ग्रहणात्मक कौशल। अब समझिएगा, लेखन डॉट डॉट है भाई। ग्रहणशील कौशल में तो क्या आएगा, सुनना आएगा और पढ़ना आएगा। तो यहां पर तो लिखने की बात आ रही है, तो लिखना हुआ चाहे फिर बोलना हुआ, लिखना हुआ चाहे फिर बोलना हुआ, ये दोनों के दोनों किसमें आते हैं, रचनात्मक, अभिव्यक्तिकात्मक, अभिव्यंजनात्मक। तो ये एक उत्पादक कौशल है। उत्पादक कौशल का मतलब क्या होता, उत्पाद करना, नहीं बोलता निकालना जी साथियों, मतलब ये क्या है, एक उत्पादक कौशल है, बस शब्द का फर्क है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 110 का। समझ में आ गया सबको, चलें आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। बात समझिएगा, मुद्रित, मुद्रित का मतलब होता है तबाशुदा यानी छपा हुआ, लिखित मतलब जो चीज छपी हुई है और लिखी हुई है। उसके समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता कौन सी चीज नहीं करती है, दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, कक्षा में पठन कोना सृजित करना, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, कक्षा में खिलौना का कोना बनाना। देखिए अभी जो एनसीईआरटी बेस पर एनसीएफ ने ये कहा है कि बच्चे को जो है ना, एक साथियों पठन कोण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में क्या होता है कि एक कोना में साथियों सारी बच्चे आते हैं, किताब वगैरह यहाँ पे रख देते, वो अपना यहाँ टेबल पे अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बाकी जो भी जिसको जो दिक्कत हुआ यहाँ से उठाया लेके चला आया। तो ये जो है ना पठन कोना सृजित करना, ये बिल्कुल सही है। दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, ये क्रियाकलाप बिल्कुल सही है। और साथियों कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना मतलब रचनाएं दिखाना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कक्षा में खिलौने का कोना बनाना ये गलत है। ये साथियों बच्चे के मुद्रित लिखित समृद्धि परिवेश का निर्माण में सहायता नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत है, और ऑप्शन डी ही आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था स्टीफन क्रेशन के 5 परिकल्पनाएं, जो कि साथियों हाइपोथेसिस मैंने आपको पढ़ाया था, और उससे क्वेश्चन भी आपको पूछे गए थे। ये उसी का क्वेश्चन है। पूछा गया भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। बोधगम्य निवेश मैंने आपको बताया था ना कि कल जो मैंने आपको जे स्टीफन क्रेशन के जो 5 नियम बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि बच्चे को अगर हमें पढ़ाना है तो पहले कैसे पढ़ाना, दूसरा क्या है, फिर तीसरा क्या है। तो बोधगम्य निवेश उसी में आया था। बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, मतलब थोड़ा सा ऊपर हो, बहुत हाई लेवल नहीं हो, बल्कि जो आप उसको दे रहे हैं ना उसे थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि वो सीख पाए। बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। अब का लग रहा होगा कि अधिकतम अवसर तो हो जाएगा, नहीं, ये स्टीफन क्रेशन का जो नियम है, थॉट जो है, उनका जो सिद्धांत, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। कहानी सुनाने के माध्यम गलत हो जाएगा, कक्षा की दीवारों गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए ही राइट होगा 112 का। अब समझिएगा स्टीफन क्रेशन का साथियों क्या है, मैंने कल ही आपको बताया था, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। स्टीफन क्रेशन का द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत इन्होंने साथियों दिया था, एक भाषावादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। क्या है, उसमें उन्होंने 5 प्रकार बताए थे। पहला है अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना।
अधिग्रहण का मतलब होता है अर्जना, अर्जन, और सीखना का मतलब होता है साथियों अधिगम। ठीक है ना। इसके अनुसार दूसरी भाषा के ज्ञान को विकसित करने के दो तरीके हैं, अर्जन तथा सीखना। और दूसरी भाषा को इस प्रकार सिखाया जाए कि बच्चा बिना लर्निंग के भाषा को अर्जित कर ले, मतलब बगैर मेहनत के भाषा को क्या कर ले, अर्जित कर ले। ये पहला नियम है इनका। इन्होंने माहौल तथा कम्युनिकेशन पर बल दिया, मतलब ये जो अधिगम, अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना, यानी जो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया है, इसमें इन्होंने माहौल और तथा कम्युनिकेशन पे बल दिया है। दूसरा जो इनका थॉट है साथियों, वो है मॉनिटर परिकल्पना। समझिएगा, अर्जन के बाद यानी बच्चा जब सीख लिया कोई चीज, हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले जिंदगी भर आप शब्द शब्द बोलते थे, लेकिन जब स्कूल में गए तो आप साथियों क्या बोलने लगे, शब्द शब्द। तो आपने जब सीखा तो ये 100 में आपने क्या कर दिया, तब्दीली कर दिया, परिवर्तन हो गया। तो मॉनिटर परिकल्पना है कि अर्जन के बाद हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। जैसे हम बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्कूल जाने के बाद उसमें सुधार आता है। यह होता है मॉनिटर परिकल्पना। अब उसके बाद आपका है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। बच्चे अपनी पहली भाषा एक क्रम में सीखते हैं, इसलिए उनके ऊपर नियमों को थोपेंगे नहीं, बल्कि प्राकृतिक तरीके से हम क्या करेंगे, सीखने देंगे। अब उसके बाद एक आपका है साथियों इनपुट परिकल्पना। ये क्या है, बच्चे को कुछ इनपुट देंगे जो वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है या शब्दों के माध्यम से हो सकता है। ये बच्चों के लिए बोधगम्य होना चाहिए, मतलब बच्चे को जो हम इनपुट दे रहे हैं बच्चे के समझने के लिए होना चाहिए और बच्चों के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। देखिए, यही चीज मैं समझाने के लिए इतनी साथियों देर से आपको समझा रहा हूं कि जो इनपुट परिकल्पना है, यानी जो इनपुट हाइपोथेसिस है, वो ये है कि बच्चे को जो चीज हम दे रहे हैं वो उसके बोधगम्य यानी समझने के काबिल हो, और लेकिन उसके साथियों समझ से थोड़ा सा ऊपर हो, तब ना वो नया चीज सीखेगा। तो ये कहा गया थोड़ा सा ऊपर हो। तो यही क्वेश्चन जो है ना आपको यहां पे पूछा गया कि भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। तो बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, यानी थोड़ा सा ऊपर हो। इसीलिए 112 का जो है साथियों आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। 113 में है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। समग्र भाषा उपागम क्या है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TPR, पढ़ाया है ना आपको, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्या होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स? जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ जबान से बोल रहे हैं, बल्कि हम अपने हाव भाव, सारे अनुभव, ये सब चीज से आपको हम सिखा रहे हैं जी। ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। अब देखिए, समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। यह बात कहीं हद तक सही लगता है कि जो बच्चे के वर्तनी है उसको ये मोटिवेट करता है समग्र भाषा उपागम। ये बात बिल्कुल साथियों सही है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते, ऐसा नहीं है जी, नहीं। समग्र भाषा साथियों इसमें क्या होता है, बच्चे उस्ताद को देखकर और उससे वो सीखकर साथियों क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए बी जो है ना वो आपका क्या होगा, गलत होगा। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित होता है, मतलब इसमें तरह तरह के साथियों क्रियाकलाप किए जाते हैं, इसलिए रचनावाद पर आधारित है। अब देखिए, ए वाला आपका बिल्कुल राइट है, सी वाला भी आपका राइट है, लेकिन बी गलत है। तो देखिए ए और सी कहां पर सही है, इसमें देखते हैं। ए बी सही है, गलत हो जाएगा। ए तथा सी सही है तथा बी गलत है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर में। एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है, मतलब कोई पठन सामग्री है उसको आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है। पठन सामग्री में है क्या यह जानना, पठन में रुचि उत्पन्न करना, मतलब उसके की तरफ रुझाव आपका ये करना, या विशिष्ट सूचना ढूंढना, पठन सामग्री की परिमाणकता
की जांच करना, प्रामाणिकता को जांच करना, ये तो गलत हो ही जाएगा। लेकिन साथियों बारीकी से पढ़ने का अर्थ ये होता है कि विशिष्ट सूचना ढूंढना, मतलब कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, वो होता है बारीकी से पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायक होता। देखिए उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, और शब्द संपदा मतलब आपको डिक्शनरी शब्द पावर में क्या होता है, आपकी सहायता करता है। मौन पठन, मौन पठन जिसको हम लोग खामोश मुताला, साइलेंट साथियों हम लोग रीडिंग बोलते हैं, इससे आपका उच्चारण सही नहीं होगा, ये आपका कट जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए स्वर वाचन बिल्कुल सही है कि जो अब आवाज से बोलते हैं, लाउड जे रीडिंग बोलते हैं जिसको, जी बुलंद खानी बोलते हैं, इससे आपका उच्चारण सही होगा, और उच्चारण होगा तो शब्द भी का भंडार बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, सरसरी तौर पर पढ़ना, ये नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर बी में ही साथियों सही होगा, और ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा गया आपके स्क्रीन पर साथियों, कहा जा रहा है कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। स्टीफन क्रेशन, इन्होंने तो 5 थॉट दिया है, वो तो साथियों अलग है। बीएफ स्किनर ने तो कहा कि बच्चा नकल करके, रट करके, मश्क करके सीखते हैं। जीन पियाजे और नोम चॉम्स्की। देखिए मैंने साथियों आपको पढ़ाया था, एक चीज मैंने आपको समायोजन, और फिर आपको एक साथियों अनुकूलन का मतलब होता है कि वातावरण के अनुसार आप ढल जाना, और एक जो आपका था वो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, समायोजन। अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपको पढ़ाया था आत्मसातीकरण, है याद आपको। आत्मसातीकरण क्या है कि एक बच्चा जो पूर्व ज्ञान होता है, जो उसका पहला ज्ञान होता है, उस ज्ञान से वर्तमान के ज्ञान को जोड़ना, क्या करना, वर्तमान के ज्ञान को जोड़ना, वो होता है आत्मसातीकरण। और जब पूर्व ज्ञान के से वर्तमान के ज्ञान में अंतर समझ ले तो वो होता है साथियों समायोजन, और इस दोनों का जब फर्क वो समझ ले तो उसको बोलते हैं अनुकूलन। जैसे एक बच्चा पहली बार साथियों, एक उन्होंने क्या किया, काले रंग का कुत्ता देखा, तो वो ये समझ गया कि दुनिया के अंदर जितना भी सारा काला रंग का होगा जानवर, वो कुत्ता होगा। लेकिन उन्होंने बिल्ली को देखा, तो बिल्ली को देखा तो वो फौरन बोलेगा अरे रे बिल्ली जो व्हाइट है, या फिर वो व्हाइट कलर का, मान लीजिए कि किसी इसको देख लिया, कुत्ते को देख लिया, तो उसके दिमाग में जो पहले चल रहा था कि हर कुत्ता जो है वो क्या होता है, काला होता है, उस ज्ञान को लाकर यहां पे जोड़ा वो, लेकिन उसको ये पाया कि नहीं ये कुत्ता तो काला नहीं है। अब वो जो अंतर करेगा वो होगा साथियों समायोजन। क्या होगा, समायोजन होगा। क्या होगा, समायोजन होगा। तो देखिए आत्मसातीकरण, समायोजन और अनुकूलन, ये तीनों जो है साथियों जीन पियाजे साहब ने इनका दिया था थॉट। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं, ये जीन पियाजे साहब के। जे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था जे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका याद रखिएगा, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 में, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर भांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलते हैं, जे क्या करता है, ये सब शब्द वो बोलकर मजे लेते हैं। ये प्रदर्शित करता है जैसे हम लोग भी कोई शब्द सुनते हैं तो उसका उलटफेर करके हम उसका खूब मजा लेते हैं। उसे गलत संकल्पना विकसित कर ली है, मतलब उसने गलत चीजों को समझ लिया है, वो जे ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। अब देखिए साथियों क्या बोला, शांति, फिर फांति, डांति, मानती, तो इससे तो आवाज निकालेगा ना, तो ये आपका होगा कि वह ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या कर रहा, विकसित कर रहा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका क्या हो जाएगा, 117 का राइट हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 में कहा गया, थोड़ा सा फास्ट जरूर हो रहा है लेकिन जी 118 देखते हैं। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। गीत है क्या है भाई, कक्षा में दिए गए कार्य। 118 नंबर क्वेश्चन जो है आपको साथियों ये कह रहा है
कि कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत, ठीक है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? मतलब यह वाक्य कक्षा में दिया गया कोई काम है और उसके रूप में साथियों कक्षा 3 का जो गीत है उसके अंदर कुछ व्याकरण गलती होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हम इसको साथियों सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं? ये कहा गया गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना। मतलब जो गलती किया उस पर लाल पेन से घेरा बना दे, उसके ऊपर सही लिखें। देखिए गलतियों पर आप निशान लगा दीजिएगा और फिर उसके ऊपर आप सही लगाएंगे, तो निशान जद तो हमें नहीं करना है, इसलिए गलतियों को लाल पेन से घेरा नहीं करना है, चूंकि साथियों इससे बच्चा डिमोटिवेट होगा। गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना, यह बात भी वही है, यह भी नहीं होगा। गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थी को उन्हें सुधारने के लिए कहना, यह बात सही है कि जो गलती है उसको रेखांकित किया जाए और वो गलती क्यों हो रही है, मानी प्रकृति का मतलब है कि उसका सही रूप क्या होगा, संरचना। इसमें तो सिर्फ हम गोल कर दिए तो नहीं ना होगा, उसका सही रूप बताएंगे। तो ये वाला जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 में माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग किया करता है। मतलब जैसे कोई स्कूल में, कॉलेज में आपको माहिर बनाने के लिए आपके घर की भाषा का भी प्रयोग होता है, तो उससे क्या होगा, लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। मतलब आपकी जो घर की भाषा प्रयोग की गई, आप जो मानक भाषा सीखने चाहते हैं उसमें यह बाधक है, गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता, मतलब दोनों भाषा कठिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, बिल्कुल सही है कि अगर आपके घरेलू लैंग्वेज को साथियों शामिल किया जाए तो वो आपके लिए प्रभावकारी रणनीति होगी, क्योंकि आप घरेलू लैंग्वेज से जल्दी सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 119 का। 120 नंबर में है भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। मतलब व्याकरण को हम कब सबसे अच्छा सीख सकते हैं, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। पठन सामग्री का मतलब हुआ कि पढ़ने की जितनी सारी चीजें सबको एक जगह जमा करके, और संरचनाओं की पहचान को एक साथ हम क्या करें, ये इकट्ठा कर ले तब, या व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करना या करके, या व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ, यहां तो कंठस्थ आ गया, ये आपका कट जाएगा, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। देखिए भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है, वो है कि संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। अब संरचनात्मक उपागम के अंदर वो सारे क्रियाकलाप आएंगे जिसके अंदर आपको रटाया नहीं जाए, याद नहीं कराया जाए, मारा ना जाए, पीटा ना जाए, डांटा ना जाए, ग्रेड नहीं दिया जाए, ये सब आ जाएगा, समावेशी तालीम हो, ठीक है ना। ये इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी राइट होगा 120 का। तो साथियों आज के इस पूरे सेशन के अंदर आपको कैसा लगा आज का ये सेशन, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि साथियों जो कल 7/12/2022 को आपका टेस्ट होने वाला है, ये टेस्ट चूंकि आप लोगों का पहले से भी आता था कि सर टेस्ट का जो टाइमिंग है वो रात में दीजिए, तो इसलिए इस बार हमने साथियों ये किया है कि आप 2 बजे से लेकर दोपहर के 2 नहीं बल्कि इसको 3 बजे कर देते हैं। मैंने 2 ही बजे कहा था लेकिन 3 बजे से कर देते हैं 3 बजे से लेकर 3 भी नहीं रखिए, 3:30 रखिए, इसलिए कि 2 बजे आपका क्लास है, 2:30 बजे क्लास आपका खत्म ना हो चलिए इस टेस्ट को जो है हम ये कर देते हैं साथियों 3:30 से लेकर रात के इस टेस्ट को साथियों 11:59 तक यानी पीएम तक आप ये टेस्ट दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब जो लोग उर्दू प्लस हिंदी का देंगे, जो लोग केवल उर्दू देंगे, समझिएगा, जो लोग केवल उर्दू का टेस्ट देंगे उनको 30 नंबर का केवल उर्दू होगा। जो लोग केवल हिंदी का टेस्ट देंगे उनको केवल हिंदी का 23 नंबर टेस्ट होगा। और जो लोग उर्दू प्लस हिंदी, समझिएगा, उर्दू प्लस हिंदी जो दोनों का कोर्स लिए हैं उनके लिए साथियों
75 नंबर का टेस्ट होगा। 75 नंबर में जो है आपको 30 नंबर उर्दू पेडागोजी और जो 30 नंबर है हिंदी पेडागोजी और 30-30 60 हो गया। 15 नंबर जो है वो आपको साथियों ईवीएस देखने को मिलेगा। पहला हमने ईवीएस का लगा रहे हैं इसलिए 15 का ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके साथियों जो कल टेस्ट होने वाला है इसके लिए है। रही बात कि ये टेस्ट का टाइमिंग 3:30 से लेकर आप 11:49 तक। अब जो लोग केवल उर्दू का देंगे वो आधा घंटा, आप जो कोर्स लिए ना वहीं पर वो टेस्ट होगा जी। 2 ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर लिखा होगा वहीं पर कल मिलेगा आपको। तो आपको जो लोग केवल उर्दू का दीजिएगा उसको 30 मिनट टाइम मिलेगा, जो लोग हिंदी का दीजिएगा आधा घंटा टाइम मिलेगा, और जो लोग उर्दू प्लस हिंदी और साथियों ईवीएस दोनों का देंगे उनको जो है ना टोटल जो है 75 मिनट टाइम मिलेगा। क्योंकि आपको एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट दिया जाता है, तो यहां पर भी हम एक क्वेश्चन पर 1 मिनट आपको देंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, डिस्कशन कीजिएगा, देखिएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा। और देखिए ऑनलाइन टेस्ट में देने में कुछ और मजा है। ऐसे तो प्रैक्टिस सेट लग ही रहा है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जो होता है ना, क्योंकि वो एक समय सीमा के अंदर होता है उसके बाद खुलता नहीं है, तो इसमें कुछ और मजा होता है, ठीक है ना। इसलिए ये बात और याद रखिए कि जो हम लोगों के एप्लीकेशन पे टेस्ट होता है, जिस तरह एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ना, उसी तरह अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप से देते हैं तो समझिए कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं, उसी तरह वहां भी टाइमिंग चलता और यहां भी टाइमिंग चलेगा। अगर कोई नए लोग हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 8292034397, या फिर ये नंबर है आपके लिए 8757 220 और 545, ठीक है ना। या फिर आप जीएस ऑनलाइन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वहां से भी आप दे सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके। चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।